करनी सेना अध्यक्ष के हत्यारों की 5 राज्यों में तलाशी। इसके साथ ही यूपी, हरियाणा, पंजाब और एमपी पुलिस को जानकारी दी गई। जम्मू एंड कश्मीर आरक्षण और पुनर्गठन संशोधन पर अमित शाह आज देंगे संसद में बयान। गोगा मेडी की हत्या से राजस्थान में उबाल। इंडिया गठबंधन के समन्वय समिति की बैठक आज। बैठक में समन्वय समिति के लोग ही शामिल होंगे। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में आज भी होगी तूफानी बारिश। अन्य राज्यों में दिखा मिचौन का असर। पूर्वांचल के 3 करोड़ लोगों को मिलेगा रामलला का बुलावा। आरएसएस के 3 लाख स्वयंसेवक 55 लाख घरों में जाएंगे। अयोध्या में रामलला के वंदन अभिनंदन को काशी की राहें आसान। नमो घाट पर 3 हेलीपैड बनकर तैयार। काशी अयोध्या वंदे भारत का इंतजार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे और बड़ी खबर हरियाणा से आ रही है। हरियाणा से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बताने जा रहे हैं, जहां पर गोगा मेडी हत्याकांड के आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है और हत्यारों की पुलिस ने हरियाणा से गिरफ्तारी भी की है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हत्यारों को पुलिस ने हरियाणा से गिरफ्तार किया है और घर में घुसकर गोली मारकर हत्या की गई थी और गोगा मेडी हत्याकांड के आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है। फिलहाल इस वक्त की ये अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हत्यारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घर में घुसकर गोली मारकर हत्या की गई थी और आरोपियों के नाम रोहित और नितिन बताए जा रहे हैं। तो इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। हत्यारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और हरियाणा से हत्यारोपियों की गिरफ्तारी की गई है। घर में घुसकर गोली मार करके गोगा मेडी की हत्या की गई थी। इसके साथ ही साथ पुलिस ने फिलहाल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और जो आरोपी हैं उनका नाम रोहित और नितिन बताया जा रहा है। तो घर में घुसकर गोली मार करके हत्या की गई थी और पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के जो नाम है रोहित और नितिन बताए जा रहे हैं। हरियाणा से इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। गोगा मेडी हत्याकांड के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घर में घुसकर हत्या की गई थी गोली मार करके गोगा मेडी की। चूंकि हरियाणा से पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और रोहित और नितिन बताए जा रहे हैं नाम आरोपियों के। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। तो घर में घुसकर गोली मार करके हत्या की गई और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही साथ हरियाणा से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है गोगा मेडी की हत्या करने वाले दोनों शूटरों की पहचान हुई है और 17 गोलियों की तड़तड़ाहट से दहलाता राजस्थान और हरियाणा से गिरफ्तारी हुई है। तो जयपुर में श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगा मेडी को गोली मारने वाले दोनों आरोपियों की पहचान हो गई है। एक आरोपी नागौर का रहने वाला बताया जा रहा है, तो वहीं दूसरा हरियाणा के महेंद्रगढ़ का बताया जा रहा है। बता दें कि गोगा मेडी हत्याकांड से पूरा राजस्थान दहल गया था और राजपूत समाज से जुड़े हुए कई अन्य संगठनों के आह्वान के बाद आज पूरा राजस्थान बंद है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा से दोनों की गिरफ्तारी हुई है। तो
तो राजस्थान के जयपुर में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की गई थी। और सुनील कसवा इसी खबर पर हैं। सुनील, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? बिल्कुल वंदना, मैं आपको बता दूं, कल दोपहर 1 बजे के आसपास सुखदेव सिंह गोगामेडी की श्यामनगर इलाके में उनके घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी गई थी। 17 ताबड़तोड़ वार गोलियों के फायरिंग उन पे किए गए थे और जिनमें से एक गोली उनमें सर में लगी थी, एक गोली उनके सीने में। बिल्कुल सुनील, बात पूरी करें। पेट में उनकी गोली लगी थी। दो आरोपी राठौड़ जो जयपुर के रोहित, जो आरोपी, 2 आरोपी जिनकी पहचान जयपुर पुलिस ने कर ली गई है, जिसके अंदर पहला जो आरोपी रोहित राठौड़ है, जो जयपुर के जोटवाड़ा इलाके में रहता है, मूल तौर से वह नागौर के मकराना का रहने वाला है। वहीं दूसरा आरोपी नितिन फौजी है, वो महेंद्रगढ़ हरियाणा का रहने वाला है। सूत्रों से पता चला है कि इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पुलिस कमिश्नर बिरजू जोसेफ हालांकि इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने इसकी पुष्टि अभी नहीं की है, क्योंकि ये पुलिस अभी इसकी पुष्टि करने के बाद हो सकती है कि कमिश्नर साहब मीडिया से इस पूरे मामले की खुलासा। और जावेद झुंझुनू से हमारे साथ हैं। जावेद, जिस तरह से ये देखा गया कि बीते दिनों गोली मार करके हत्या कर दी गई गोगामेडी की, लेकिन अब जो अपडेट ये आ रही है कि दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, आपके पास क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है? मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल आपको मैं वही बता रहा हूँ, 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन यहाँ झुंझुनू जिले में देखें तो सभी समाज ने मिलकर जो बंद का आह्वान था उसके ऊपर सभी ने समर्थन दिया और यहाँ पे काफी भारी तादाद में करनी सेना के राज्य समाज के लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं। जी जावेद, ये भी खबर है कि जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उनके पास से क्या कुछ इनपुट सामने आया है? किसी तरह का कोई साक्ष्य या कोई ऐसा खुलासा? अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है और 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार तो कर लिया गया, लेकिन पुलिस की तरफ से अभी भी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। जावेद, ये भी बताया जा रहा है कि आज राजस्थान को बंद करने का भी ऐलान किया गया है। जी मैं आपको दिखा दूं, मेरे पीछे ये पूरी मार्केट है, ये पूरी बंद है ये, और सभी अथर्व समाज ने मिलकर ये मार्केट बंद की है और सभी ने अपना समर्थन दिया है। और यहाँ पे कल एक विरोध प्रदर्शन भी हुआ था, जिसमें भारी तादाद में सभी समाज के लोग इकट्ठा हुए थे। सुनील हमारे साथ। सुनील, जिस तरह से ये हत्या की गई थी और अब जो कि ये सूत्रों के हवाले से जानकारी दी जा रही है कि 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कार्यकर्ता हैं करनी सेना के, क्या उन्होंने किसी बात का अंदेशा जताया कि कौन कौन इसमें शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल, अभी पुलिस है पूरे मामले की जांच कर रही है और ये बहुत ही संवेदनशील मामला है। पुलिस कड़ी से कड़ी जोड़ के इस पूरे मामले की, क्योंकि फुटेज जो सबसे पहले जो फुटेज सामने आया था और जो घर सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर में लगा हुआ था, उसमें साफ तौर पे दिख रहा है कि उनकी गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई। करनी सेना की अपनी बात करें तो पूरे राजस्थान बंद करने का आह्वान किया था, लेकिन जयपुर में अभी कुछ जगह पे बाजार खुला हुआ भी है और करनी सेना के जो सैनिक हैं और महिपाल सिंह मकराना है, जो राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना से जुड़े हुए हैं, मेट्रो मार्क्स हॉस्पिटल जहां पे अभी दोनों डेड बॉडी रखी हुई है, वहां पे सारे समर्थक लोग उनके वहां पे भी मौजूद है। प्रशासन से अपनी मांगे हैं वो मंगवाने के लिए वहां पे भी बैठे हुए हैं, क्योंकि अभी दाह संस्कार भी नहीं हुआ है और अभी हो सकता है कि दोपहर के बाद के अंदर जयपुर को भी बंद करवा सकते हैं शांतिपूर्ण। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी से सांसद, जो राज्यसभा सांसद दिया कुमारी और अभी विद्यानगर से जो विधायक बनी, उन्होंने अपील की है, राजपूत समाज से वो आती है, राज परिवार से आती है, उन्होंने अपील की है कि सरकार उनके साथ में है और उनको न्याय दिलाएगी, जल्दी से जल्दी इन आरोपियों को गिरफ्तार करके। बिल्कुल सुनील, और ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह की मांगे रखी जा रही हैं इस वक्त? लाने की है वो कोशिश की जाएगी। पहली मांग जो उनकी थी कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाए। हालांकि पुलिस हो सकता है कुछ ही देर में कमिश्नर बिरजू जोसेफ इसकी पुष्टि कर दे, मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वो इसको कर सकते हैं। दूसरी चीज ऐसी, सुखदेव सिंह गोगामेडी को पहले पंजाब पुलिस से इनपुट मिला था कि उनपे हमला हो सकता है और तो जो उनके समर्थक है वो यही कह रहे हैं कि सरकार ने उनको, पुलिस के कुछ लोगों ने और सरकार ने उनको सुरक्षा मुहैया नहीं कराई। यदि सुरक्षा मुहैया करवा देते तो शायद ऐसी घटना नहीं घट पाती, क्योंकि इससे पहले भी गैंगवार राजस्थान में हो चुका है। राजू ठेठ की सीकर के अंदर भी है, कोचिंग के वेशभूषा में है, उनका मर्डर हो गया था। और जो अपन सिद्धू मूसेवाला की बात करें तो उनका मर्डर भी हो गया। तो वही एक गैंग लगातार सामने आ रही है। रोहित गोदारा जो बता रहे कि दुबई में शरण उन्होंने ले रखी है और गोल्डी बरार जो
बिल्कुल सुनील, और इससे पहले भी गोगा मेडी ने अपनी सुरक्षा को लेकर के तमाम सवाल भी खड़े किए थे और उन्होंने सुरक्षा की मांग भी की थी। इसके साथ ही साथ तमाम वो सवाल अब उठाए जा रहे हैं जो गोगा मेडी ने पहले उठाए थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। इसके साथ ही साथ ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हरियाणा से कि दोनों ही जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और गिरफ्तार किए गए आरोपियों के जो नाम है रोहित और नितिन बताए जा रहे हैं। और सीधा चलते हैं राजधानी लखनऊ, जहां पर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर सीएम योगी पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजधानी लखनऊ से, जहां पर बाबा भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। तो परिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं मंच पर सीएम योगी। इसके साथ ही साथ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की राजधानी लखनऊ से, और फूल माला अर्पित कर श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं परिनिर्वाण दिवस की ये तस्वीरें बाबा भीमराव अंबेडकर की। इसके साथ ही साथ तमाम दिग्गज मौजूद हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मंच में देखा जा सकता है सीएम योगी के साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद हैं और तमाम बीजेपी के जो नेता हैं मंत्री हैं वो भी मौजूद हैं, तमाम दिग्गज मौजूद हैं। इसके साथ ही साथ बारी बारी से श्रद्धा सुमन अर्पित करते नजर आ रहे हैं बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा में। इसके साथ ही साथ अभी थोड़ी ही देर बाद संबोधन भी होगा सीएम योगी का। तो मंच पर देखा जा सकता है, इसके साथ ही साथ असीम अरुण को भी देखा जा सकता है। तमाम विधायक भी मौजूद हैं। इस वक्त श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है और मंच से साझा होती ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजधानी लखनऊ से। तो सीएम योगी का सत्कार करती ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, और इसके साथ ही साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धा सुमन करते नजर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीरों को, इस वक्त देख सकते हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ असीम अरुण भी मौजूद हैं और इसके साथ ही सीएम योगी भी मंच पर मौजूद हैं और फूल माला अर्पित करते नजर आ रहे हैं, माल्यार्पण करते नजर आ रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर।
तो बारी बारी से सभी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो आज परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। मंत्री जी का स्वागत करते हैं। मैं प्रदीप वर्मा जी से आग्रह करता हूं कि ये उनके हुनर का बड़ा अद्भुत नमूना है। प्रदीप वर्मा जी कृपया शीघ्र आ जाएं। कानपुर से खबर है। कानपुर के थाना कर्नलगंज के मकरावटगंज की एक कॉलोनी में मेट्रो के कर्मचारियों की लापरवाही से 2 मकान की छत ढह गई। इसके साथ ही मकान जर्जर स्थिति में पहुंच गया और मकान मालिक पीड़ित अनिल कुमार तिवारी और आभा गुप्ता ने बताया है कि मेट्रो के कर्मचारी और अधिकारियों को पहले से ही अवगत करा दिया गया था, लेकिन लापरवाही से कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। उन्होंने एक बिना सुनी और बताया जा रहा है कि अधिकारियों से गुजारिश भी की गई थी, लेकिन उनकी एक भी बात नहीं सुनी गई। इसके साथ ही हर्जाना जाना देने के लिए बात करके चले गए। उन्हीं की लापरवाही से आज इस मकान की छत गिर गई है और वह तो गनीमत रही कि मौके पर कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। इसके साथ ही साथ बताया जा रहा है कि हादसे में घर का काफी सामान मलबे में दबकर खराब हो गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भागवत तिवारी, मंगरौनी के रहने वाले हैं। 6/21/22 मेरा मकान नंबर है और हम चारों भाई, हम मम्मी पापा भाई बहन रहते हैं यहाँ पे। और मेट्रो का काम चलने की वजह से हमारी छत में पहले से डैमेज हो रखा था। हम लोगों ने वहाँ पे पहले बताया भी, तो उन्होंने बोला अगर कोई ऐसी दिक्कत होती है तो हम आपकी उसकी भरपाई करेंगे अगर छत वगैरह गिरती है। कुछ लोग मेट्रो की वजह से आए भी थे, लेकिन अपना जानकारी नहीं दिया कौन लोग हैं कौन नहीं। लेकिन जब हमारी छत गिरी, हमने लोगों को बताया, अजय अंकल को बताया, तो वो कुछ लेके आए फोटो टिकट दिया, लेकिन हमारा मुआवजा देने का भी कुछ बताया नहीं है। बस हम यही चाहते हैं हमारे रहने के लिए कुछ हमें दूसरा मकान दिया जाए, हमारा जो दिक्कत हुई, सामान खराब हुआ है, टूटा है, उसका मुआवजा दिया जाए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चुन्नीगंज के मकरावटगंज 6 नंबर खाता में। यहाँ पर एक मकान का निर्माण मेट्रो स्टेशन का काम चल रहा था, जिस मकान जो जजरा के मकान जो गिर गया है। आइए चलते हैं, दिखाइए किस तरह से मकान जो गिरा हुआ है। अपने कैमरामैन से कहेंगे किस तरह से यहाँ पर मकान गिरा है। उसकी एक तस्वीरें आपको कुछ दिखा रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह से जो मेट्रो का कार चल रहा था, उस दौरान सुबह 9 बजे जो मकान जो गिर जाता है, मकान के दौरान जो सामान जो दबा है, क्षतिग्रस्त है, वो किसी तरह का भी नुकसान हो गया है और इस पर अभी जान माल का नहीं जताया जा रहा है। और हमारे साथ जो अजय जी इस टाइम मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते जी। कैसे क्या ये घटना हुई थी, क्या पूरा है मामला? ये मेट्रो का जो कार्य हो रहा है, इन्होंने जो अपना रोलर चलाया है यहाँ पर, पूरे मकान जो एक तो पुराना ये था ही, मेट्रो के रोलर की वजह से ये मकान और जर्जर हो गए और जैसे पानी पाया वैसे मकान ये बैठना चालू हो गया। इसमें सारा दोष मेट्रो का है। मेट्रो से मैं मांग कर रहा हूँ, प्रशासन से मांग कर रहा हूँ उचित मुआवजा देकर तुरंत इन मकानों को खाली कराया जाए, जिससे कोई जान माल का खतरा न हो पावे, और नहीं तो आगे मैं आंदोलन चालू कर दूंगा। जिस तरह से अजय जी ने बताया कि जान माल का यहाँ कोई खतरा नहीं है, अगर कोई बड़ा कोई हादसा होता है, इसका जिम्मेदार मेट्रो स्टेशन होगा या उनके कुछ अधिकारी होंगे। कानपुर से शाहनवाज खान, के न्यूज़ इंडिया, कानपुर। अपने आप और इसी खबर पर शहनवाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शहनवाज, जिस तरह से ये तस्वीरें दिखाई गई और इसके साथ ही बताया भी जा रहा है कि मेट्रो का काम चल रहा था और मेट्रो की लापरवाही देखने को मिली है, अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है? शहनवाज, आवाज पहुंच रही? तो कानपुर से आपको ये खबर बता रहे हैं, जर्जर स्थिति में मकान ढह गया और इसके साथ ही ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मेट्रो की लापरवाही बताई जा रही है कि मेट्रो में जो काम चल रहा था उस दौरान लापरवाही बरती गई और खामियाजा आम लोगों को उठाना पड़ा। तो जर्जर स्थिति में मकान हो गया था और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। अब जो परिजन हैं मुआवजे की मांग कर रहे हैं, साथ ही दूसरे अन्य मकान की भी बात कर रहे हैं
कि उन्हें एक नया मकान दिया जाए और इसके साथ ही जो उन्हें बताया जा रहा है कि जो उनका सामान खराब हुआ है और मलबे में दब गया है उसका भी मुआवजा दिया जाए। शहनवाज, आपको आवाज पहुंच रही? तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कानपुर में मेट्रो में जो काम चल रहा था उस दौरान लापरवाही बरती गई, परिजनों का साफ तौर पर ये आरोप है। बताया जा रहा है 2 मकानों की छत गिर गई और छत गिरने से जो सामान था वो भी ढह गया है। इसके साथ ही साथ तमाम तरह का जो नुकसान है वो उठाना पड़ा है और लापरवाही से 2 मकान की जो छत है वो गिर गए। तो छत गिरने से सारा सामान दब गया है और इसके साथ ही साथ लापरवाही देखी जा रही है, मुआवजे की मांग भी की जा रही है। अमरोहा से खबर है जहां पर भू माफियाओं के हौसले बुलंद है। आम के हरे पेड़ बताए जा रहे हैं, उन पर कुल्हाड़ी चलाई गई। रातों रात आम के हरे भरे जो पेड़ हैं उनको काटा गया और भू माफियाओं में कार्रवाई का खौफ भी नजर नहीं आ रहा है। तो खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, नौगांवा सादात के सिकरिया रोड के पास का ये मामला है। तो भू माफियाओं ने हरे भरे जो पेड़ हैं उनको काटा है और आम के हरे भरे पेड़ों को काटा है। रातों रात आम के हरे पेड़ों को काटा गया है, खबर आपको बता रहे हैं। तो भूमाफियाओं पर किसी भी तरह का खौफ भी नहीं देखा जा रहा है। नौगांवा सादात के सिकरिया रोड के पास का ये मामला बताया जा रहा है। अमरोहा से आपको ये खबर बता रहे हैं जहां पर भूमाफियाओं के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। और सीरप चौधरी इसी खबर पर हैं। सीरप, क्या कुछ जानकारी है? ये पूरा मामला जनपद अमरोहा के नौगांवा सादात का है, जहाँ पे जो भूमाफिया हैं उनसे लगभग 20 बीघा आम के हरे भरे जो पेड़ हैं उन पे जो है वो कुल्हाड़ी चलाई है और जो है यहाँ पे जो सैकड़ों पेड़ों को जो है काटा गया है वो उस मकसद से काटा गया है कि यहाँ पे अवैध प्लॉटिंग हो। और इसमें देखने वाली बात सबसे ज्यादा ये है कि यहाँ पे जो भूमाफिया हैं उनमें किसी तरह का भी वो प्रशासन की कोई कार्रवाई का किसी तरह का कोई उनमें डर नहीं है, खौफ नहीं है। और बता दें कि इसमें जो है मिली भगत से जो है ये सारा जो भूमाफियाओं से जो हमसास होके ये भूमाफिया जो वन विभाग है उससे अपना जो मेलजोल रख के ये सारा कुछ कार्य चल रहा है, जिसमें जो भूमाफिया हैं वो पूरी तरह से फल फूल रहे हैं। जी बिल्कुल सीरप, और ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से पेड़ों का कटान किया गया, हरे भरे पेड़ों को काटा गया, क्या इस पर अभी तक कोई कार्रवाई की गई? जी बिल्कुल, बता दें अभी इस पर किसी तरह से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और अमरोहा, जब भी अमरोहा को जो है वो आमों के बाग के लिए जाना जाता है, तो पहले से ही अमरोहा में जो है वो आम के बाग बहुत बड़े हैं और यहाँ पे लेकिन जो है बार बार जो है इस तरह के मामले सामने आते हैं, लेकिन किसी तरह की प्रशासन की कोई कार्रवाई नहीं होती नजर आती है। जी पूरी जानकारी देने के लिए सीरप आपका शुक्रिया। खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं अमरोहा से, जहां पर हरे भरे पेड़ों को काटा गया है, आम के वृक्षों को काटा गया है। भू माफियाओं का जो देखा जा रहा है कहर वो भी देखा जा रहा है। इसके साथ ही साथ किसी भी तरह का खौफ भी नजर नहीं आ रहा है। भू माफियाओं में कार्रवाई का भी डर नहीं है। इसके साथ ही नौगांवा सादात के सिकरिया रोड के पास का ये मामला बताया जा रहा है।
जींद से खबर है जहां पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का दौरा है और 4 गांव में खुला दरबार लगाएंगे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। तो लोगों से सीधा संवाद करेंगे, इसके साथ ही खुला दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं भी सुनेंगे। गांव राम राय से खुला दरबार की शुरुआत भी की जाएगी। तो हरियाणा के जींद से आपको ये खबर बता रहे हैं, 4 गांव में खुला दरबार लगाया जाएगा और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला खुला दरबार लगाएंगे, जहां पर सीधा संवाद करेंगे, लोगों की समस्याओं को सुनेंगे और निस्तारण भी करेंगे। तो गांव राम राय से खुला दरबार की शुरुआत की जाएगी। जींद से खबर बता रहे हैं आपको, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का दौरा है और इस दौरे के दौरान देखा जा रहा है कि खुला दरबार लगाया जाएगा। 4 गांव में ये दरबार लगाया जाएगा। इसके साथ ही तमाम तरह की जो लोगों की समस्याएं हैं उनको सुनेंगे, ना सिर्फ सुनेंगे बल्कि उस समस्याओं का समाधान भी करेंगे। तो 4 गांव में खुला दरबार लगाया जाएगा। दुष्यंत चौटाला जो कि डिप्टी सीएम है, दुष्यंत चौटाला लगाएंगे खुला दरबार और लोगों से सीधा संवाद करेंगे। तो जींद से आपको ये खबर बता रहे हैं, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का दौरा है और बेहद अहम दौरा है और इसके साथ ही लोगों के बीच पहुंचेंगे, लोगों की समस्याओं को जानेंगे और निस्तारित भी करेंगे। और यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। इस बीच बड़ी खबर है चंडीगढ़ से, आपको बता दें कांग्रेस विधायक दल की बैठक है आज और शीतकालीन सत्र को लेकर ये बैठक बुलाई गई है। सरकार को घेरने की रणनीति बनाएगा विपक्ष। कांग्रेस विधायक रणनीति तैयार करेंगे इस बैठक में। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर यह बैठक आयोजित की गई है। तो सरकार को घेरने की पूरी कवायद और आगामी लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। तो किस तरीके से हार पर मंथन और साथ ही जीत के लिए एक रणनीति, नई रणनीति की शुरुआत। तो विपक्ष एक नई रणनीति बनाएगा। कांग्रेस विधायक भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। सरकार को घेरने की तैयारी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर यह बैठक आयोजित की गई है। तो विधानसभा चुनाव का जो रिजल्ट सामने आया है, इसको लेकर कांग्रेस लगातार मंथन कर रही है। बढ़ते आगे, आपको बता दें काकेर में दिख रहा है साइक्लोन मिंचुंग तूफान का असर, क्योंकि लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है मौसम के मिजाज में। रात भर से बारिश हो रही है, किसानों की अब चिंताएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बेमौसम बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। धान खरीदी में ग्रहण लगता हुआ नजर आ रहा है और किसान अभी तक धान खरीदी केंद्र नहीं पहुंच पाए हैं। आसमान में काले बादल छाए रहे, बारिश से धान भीगने पर किसानों को नुकसान हो सकता है। तो मौसम में आई तब्दीली का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है, ये खबर सामने आ रही है। और बेमौसम बारिश होने के चलते
इसका असर, इसका नुकसान किसानों को भुगतना पड़ सकता है। तो इसकी चिंता अब किसानों को सताने लगी है। रात भर जिस तरीके से रुक रुक कर बारिश हो रही है और ये कहा जा रहा है पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखाई दे रहा है, तो धान खरीदी पर ग्रहण लगता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों ने अलर्ट जारी किया है कि आने वाले 1-2 दिनों तक मौसम का मिजाज कुछ ऐसा ही रहने वाला है। तो किसान अभी तक धान खरीदी केंद्र तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। मौसम में आए बदलाव से अब चिंता भी सताने लगी है। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। कोरबा से हम खबर सामने आ रही है। मिशन रोड स्थित यात्रा में आग लगी है। देर शाम आग लगने से हड़कंप। दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और आग लगने की वजहों का अभी तक पता नहीं चल सका है। तो आग लगने की यह घटना सामने आ रही है। फिलहाल वजह साफ होती नजर नहीं आ रही है कि क्या वजह रही आग लगने की। कोरबा से अहम खबर, मिशन रोड स्थित मात्र छाया में ये आग लगी। देर शाम करीब आग लगने से हड़कंप। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और लगातार आग पर काबू पाने का प्रयास जारी रहा। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। लखनऊ से अहम खबर, विधानसभा चुनाव के बाद यूपी की सीटों पर अब मंथन किया जाएगा। बीजेपी जल्द सहयोगी दलों के लिए तय कर सकती है सीटें। यूपी में सहयोगी दलों को दी जाने वाली सीटों पर अब मंथन और चिंतन होगा। जल्द ही दिल्ली में एक बैठक होगी। सीट शेयरिंग को लेकर ये बैठक होगी और इसमें यह तय किया जाएगा कि सीटों का बंटवारा किस लिहाज से किया जाए। तो पहले सीटें तय की जाएंगी और सीट की घोषणा के बाद ही पिछड़े एवं दलित वोट बैंक को साधने पर खास फोकस किया जाएगा। तो बीजेपी जल्द ही सहयोगी दलों के लिए सीटें तय करेगी और इसके बाद पिछड़ा ओबीसी वोट बैंक को साधने पर मंथन किया जाएगा। तो दिल्ली में जल्द ही एक बैठक आयोजित होगी जिसमें इन तमाम अहम बिंदुओं को लेकर चर्चा की जाएगी, क्योंकि एक ठोस रणनीति के तहत आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियां चरम पर हर एक राजनीतिक दल करता हुआ नजर आ रहा है और पहले सीटें तय की जाएंगी और सीट की घोषणा के बाद वोट बैंक को साधने की कवायद होगी। बढ़ते आगे, लखनऊ से अहम खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में बीजेपी पानी को बनाएगी मुद्दा। 27,000 गांव के हर घर में जल आपूर्ति शुरू होगी। करीब 10.87 करोड़ से अधिक लोगों को शुद्ध पेयजल मिला है। तो हर घर नल योजना के तहत पानी को एक विशेष मुद्दा बनाए जाने की कवायद। बीजेपी की गांव-गांव नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाने का दावा किया गया। चुनाव से पहले बुंदेलखंड विंध्य के हिस्से में शुद्ध पानी पहुंचाया गया। तो अब इसे एक मुद्दा बनाया जाएगा।
तो लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तैयारी में नजर आ रही है और किस तरीके से किस मुद्दे को उठाना है, इसको लेकर चिंतन और मंथन। करीब 10.87 करोड़ से अधिक घरों में शुद्ध जल पहुंचाने की कवायद की गई बीजेपी की तरफ से। हर घर नल हर घर जल योजना के तहत और इसी को अब एक अहम मुद्दा बनाए जाने की ये कहा जाए भरपूर कोशिश की जाएगी कि शुद्ध जल पहुंचाने का काम सरकार के द्वारा किया गया तो गांव-गांव नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाया गया, तो इसका दावा करती हुई सरकार नजर आ रही है। बढ़ते आगे, लखीमपुर खीरी में फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर। सड़क हादसे में पिता पुत्र की मौत हो गई है, मां घायल हुई। इस हादसे में खड़े पानी के टैंकर में घुसी बाइक, 2 की मौत बताई जा रही है। आचनिया से बाइक सवार अपने घर जा रहे थे और करीब बाइक सवार पिता की मौके पर ही मौत हो गई है। बेटे की अस्पताल ले जाते समय वक्त मौत हो गई और आए दिन यहां पर ऐसी सड़क हादसों की तस्वीर यहां से सामने आती है। नीमगांव थाना क्षेत्र के उमरपुर क्रेशर के पास की यह घटना बताई जा रही है। तो पिता की मौके पर ही घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत, बेहद दुखद हादसा ये सामने आ रहा है। नीमगांव थाना क्षेत्र के उमरपुर क्रेशर की घटना, पिता की घटनास्थल पर ही मौत। लखीमपुर खीरी में फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर। तो सड़क हादसे में पिता पुत्र की मौत और मां जख्मी है। बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। लखनऊ से हम खबर आपको बता दें, अखिलेश यादव के गढ़ में दहाड़ेंगे ओम प्रकाश राजभर और आज मैनपुरी के भोगांव में रैली करेंगे ओपी राजभर। सपा को भोगांव में चुनौती देंगे, साथ ही बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नेता इस रैली का हिस्सा होंगे, शामिल होंगे। इस रैली में राजभर का दावा है कि 1 लाख से ज्यादा लोग जमा होंगे। इस रैली के दौरान मुख्य अतिथि मंत्री दयाशंकर सिंह भी इस रैली में शामिल होंगे। तो पूरी तैयारी ओम प्रकाश राजभर की और लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस रैली में जुटाने का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ साथ लोग इस रैली में जुड़ेंगे। तो मंत्री भी इस रैली का हिस्सा होंगे अखिलेश यादव के गढ़ में, क्योंकि अब हर एक राजनीतिक पार्टी की नज़र यूपी की 80 सीटों पर है, क्योंकि यहां से होकर ही दिल्ली का रास्ता जाता है और इस पर विशेष फोकस किया जा रहा है। तो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नेता जो हैं वो रैली में शामिल होंगे। ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने की कवायद, सपा को भोगांव में चुनौती देंगे ओम प्रकाश राजभर। बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। गाजियाबाद से हम खबर सामने आ रही है। कार सवार युवकों ने युवक पर हमला किया है। पुरानी रंजिश का यह मामला बताया जा रहा है, जिसके चलते युवक पर हमला किया गया। युवक को कार में खींचने की भी कोशिश की गई। शोर मचाने पर युवक को घायल कर दिया गया। बदमाश फिलहाल मौके से फरार हो गए। पुलिस की शिकायत करने के बाद भी अभी तक इस घटनाक्रम को लेकर कोई जांच पड़ताल या कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही। बढ़ते आगे, बुलंदशहर से आपको खबर बता दें। बुलंदशहर से अहम खबर सामने आ रही है। पहासू पुलिस की बाइक सवार बदमाश से मुठभेड़ हुई है। पुलिस की गोली से पहासू का बदमाश नदीम घायल हुआ। तो नदीम पर लूट, हत्या सहित 6 से अधिक मामले इसके खिलाफ दर्ज थे। घायल नदीम को जिला अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। कब्जे से बाइक,
तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद की गई। बुलंदशहर के पहासू पुलिस की मुठभेड़ का ये मामला सामने आ रहा है, जिसमें ये आरोपी घायल हुआ, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो कई गंभीर मामले इस अपराधी के खिलाफ दर्ज हैं। 6 से अधिक मामले बताए जा रहे हैं। चोरी समेत तमाम आपराधिक मामले इसके खिलाफ दर्ज किए गए। आगरा से अहम खबर आपको बता दें, छेड़खानी का मामला सामने आ रहा है। छेड़खानी से क्षुब्ध होकर छात्रा की खुदकुशी का मामला। खुदकुशी मामले में पुलिस को एक बड़ी ऑडियो क्लिप मिली है। एक आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। 2 आरोपी फरार चल रहे हैं। आरोपियों में छात्रा के रिश्ते का भाई भी शामिल है और रिश्ते में ये भाई लगता है और भाई के दोस्त ने शादी का प्रस्ताव रखा था। छेड़खानी से तंग आकर छात्रा ने खुदकुशी कर ली। फिलहाल आरोपी को जेल भेज दिया गया है। आगरा के थाना रकाबगंज की ये घटना सामने आ रही है। सीधे लखनऊ का रुख करते हैं। भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर जयंती पर पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार के पर्यटन संस्कृति विभाग के मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग के मंत्री श्री असीम अरुण जी, सदस्य विधान परिषद और अध्यक्ष डॉक्टर आम्बेडकर महासभा ट्रस्ट डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी, महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, माननीय विधायक श्री योगेश शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष आनंद द्विवेदी जी, अंबेडकर महासभा के महामंत्री श्री अमरनाथ प्रजापति जी, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के उपाध्यक्ष श्री विश्वनाथ जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रमोद कुमार जी, कोषाध्यक्ष डॉक्टर सत्या दोहरे जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सभी अनुयायीगण, उपस्थित भाई और बहनों, भारत माता के महान सपूत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की आज परिनिर्वाण दिवस है। इस अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए मैं प्रदेशवासियों की ओर से उनके श्री चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही थी, मैं धन्यवाद दूंगा कि आज उनके कोटेशन यहां जगह जगह लगे हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि
हम सबसे पहले और अंत में भारतीय हैं। आज जब कुछ लोग भारत को कोसते हैं, भारतीयता का अपमान करते हैं, जाति के नाम पर समाज में खाई को चौड़ा करने का काम करते हैं, भाइयों बहनों, एक प्रकार से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान करते हैं। याद करिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भी लालच देने का कार्य हुआ था, लेकिन बिना झुके, बिना टिके वे भारत और भारतीयता के लिए कार्य करते रहे। और आज यही कारण है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए देश के अंदर हजारों की संख्या में स्मारक हैं। दुनिया में जहां कहीं भी जब भी किसी दबे कुचली समाज की आवाज को बुलंद करने की बात आती है तो लोगों के दिमाग में एक नाम बरबस आ पड़ता है, वह नाम आता है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम। पूरी दुनिया के अंदर हर वह दबा कुचला व्यक्ति अपनी आवाज को बुलंद करना चाहता है तो वह नाम वह स्मरण करता है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के निज सपनों को साकार करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार अनेक कार्यक्रम कर रही है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पंच तीर्थों की स्थापना का कार्यक्रम हो, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आने के बाद इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। हमने समाज को जाति के आधार पर नहीं, हमने तो समाज को उसकी आवश्यकता के अनुरूप हर दलित, हर वंचित, हर गरीब, हर कमजोर व्यक्ति के साथ सरकार खड़ी है और सरकार उसको संबल प्रदान करेगी। इस दृष्टि से सरकार ने उसको अपना सहयोग देना प्रारंभ किया। भाइयों बहनों, 2014 के पहले एक सपना होता था आवास। आवास के नाम पे लोग किस प्रकार का मजाक बनाते थे। 20,000 में कोई आवास बन पाता है क्या? और जो नहीं बना पाता था उसके ऊपर अलग से कार्रवाई हो जाती थी। आज देश के अंदर 4 करोड़ परिवारों के पास अपना पक्का आवास है, जिन लोगों को प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 9 साढ़े 9 वर्ष के अंदर आवास की सुविधा दी है। और अभी भी एक लक्ष्य है कि जो बच्चे हैं उनको भी उपलब्ध करवाएंगे। गांव हो या शहर, हर दलित को, हर वंचित को, हर गरीब को इसकी सुविधा का लाभ मिलना चाहिए। शौचालय बने, 12 करोड़ परिवारों के लिए शौचालय के निर्माण का कार्य है। मैला ढोने की कुप्रथा को पूरी तरह बंद करते हुए उसका उपचार था, उसका विकल्प था हम हर घर में शौचालय बनाए। यह कुप्रथा पर प्रहार तो था ही, लेकिन साथ साथ भाइयों बहनों, दबे कुचले समाज को बीमारियों से, विभिन्न प्रकार की उन बीमारियों से मुक्त करने का एक अभियान भी था, जिसका पैसा आज उसका बचता है, परिवार खुशहाल होता है। याद करिए कि हर गरीब को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर पहले की सरकारें क्यों नहीं दे रही थी? सरकारें तो भी चला रहे थे। दुर्भाग्य से कोरोना अगर 14 के पहले आया होता, क्या होता? कोई बच पाता? आप होते या हम होते, कोई बच पाता? क्योंकि सरकार स्वयं भाग गई होती। सरकार के पास कोई दृष्टि नहीं थी। मैं बार बार उल्लेख करता हूं, 1977 में एक बीमारी आई थी उत्तर प्रदेश में, इंसेफ्लाइटिस की। 40 वर्ष में इस बीमारी से 50,000 बच्चों की मौत हुई थी और इस बीमारी से 90% मौत दलित
और अल्पसंख्यक समुदाय के होते, बच्चों की होती थी। आज जब डबल इंजन की सरकार आई, एक साथ मिलकर काम किया, भाइयों बहनों, आज इस बीमारी को पूरी तरह नियंत्रित किया जा चुका है। अगर स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय नहीं बनते, हर घर नल योजना में पेयजल की व्यवस्था नहीं होती, व्यापक अभियान दोनों सरकारें मिलकर के नहीं चलाती, इंसेफ्लाइटिस कभी समाप्त नहीं होता। ऐसे ही कोरोना में प्रधानमंत्री मोदी जी ने लीडरशिप स्वयं अपने हाथों में लेकर के एक एक कार्यक्रम की निगरानी की। गरीब को राशन मिलना तो राशन उपलब्ध कराओ, काम नहीं तो भरण पोषण भत्ता उपलब्ध कराओ, बीमार हो गया तो टेस्ट करो, उपचार की आवश्यकता तो फ्री में उपचार दो, और भाइयों बहनों फिर फ्री में वैक्सीन भी दिया तो फ्री में राशन की सुविधा भी दी। ये दुनिया के अंदर कहीं नहीं हुआ। दुनिया में बड़े बड़े विकसित देश हैं, प्रति व्यक्ति आय वहां दुनिया की सर्वाधिक है, लेकिन वे अपने लोगों को नहीं बचा पाए, क्योंकि सबसे प्रभावी 2 वैक्सीन प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत के अंदर विकसित करवाई और भारत के हर नागरिक को बिना भेदभाव के इन सुविधाओं का लाभ दिया। सरकार पहले चेहरा देख करके कार्रवाई करती थी, चेहरा देख करके लाभ देती थी। कोई दलित समर्थक होता था, कोई दलित विरोधी हो जाता था, लेकिन जो विरोधी थे वे तो विरोधी थे ही, जो समर्थक बनने का काम करते थे वे भी काम पक्ष में नहीं कर पाते थे, वे भी झुंझुना पकड़ाने का प्रयास करते थे। उनके नाम पे अपनी रोटी तो सेकते थे, लेकिन गरीबों के लिए, वंचितों के लिए कोई प्रभावी कार्यक्रम नहीं कर पाते थे। पहली बार आपने होगा तब मोदी जी ने जाति मत मजहब के आधार पर नहीं, एक ही नारा दिया, सबका साथ और सबका विकास। आप मुझे बताओ, जो बार बार नाम जपे और करे कुछ नहीं, वो बड़ा है या जो अपने नारे को प्रभावी ढंग से लागू करके हम सबको योजनाओं के साथ जोड़ने का काम कर रहा है? और प्रधानमंत्री मोदी जी ने योजनाओं के साथ जोड़ने का काम किया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपनों को सही मायने में अंगीकार करने वाले, लागू करने वाले, और 26 नवंबर की तिथि को संविधान दिवस के रूप में स्थापित करने का काम भी अगर किसी ने किया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रति इससे बड़ी श्रद्धांजलि और क्या हो सकती? 26 नवंबर की तिथि को अब हम 14 अप्रैल की तिथि को भी, 6 दिसंबर की तिथि को भी, 26 नवंबर की तिथि को भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का स्मरण करते हैं और उनके प्रति, उनके द्वारा प्रदत्त संविधान के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करते हैं। वे संविधान के शिल्पी थे, कोई संदेह नहीं, लेकिन समाज की एकजुटता के लिए तो आप सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन पा रहे थे, जिन्होंने साफ तौर से इस बात का जिक्र किया कि भीमराव अंबेडकर परिनिर्वाण कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे और उन्होंने कहा कि योजनाओं का भी जिक्र करते हुए नजर आए और साथ ही इस मौके पर भी वो निशाना साधते हुए विपक्ष पर नजर आए। इसी के साथ लाइव न्यूज में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।